हेलो बालको, क्या चल रहा है बेटा? देखो, अपना जो लोकतांत्रिक राजनीति है भाग 2, जिसमें आपके 5वां लेसन चल रहा था। पिछले कालांश में हमने जो है आपके लामबंदी और संगठन के बारे में चर्चा की थी। लोकतंत्र और जन संघर्षों की जो चर्चा है अपनी वो चल रही थी। इसमें लामबंदी और संगठन के बारे में हमने चर्चा की थी, है ना। और हमने ये कहा था कि आपके दबाव समूह और आंदोलन है, इनके बारे में हम अगले कालांश में चर्चा करेंगे। तो देखो, आपके दबाव समूह के बारे में थोड़ा बहुत तो हमने पीछे बता दिया था, बात कर ली थी, लेकिन और देख लेते हैं कि दबाव समूह क्या होते हैं। तो बतौर संगठन के रूप में दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह एक संगठन होता है लोगों का, और वो क्या करना चाहता है? सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहता है। कैसी नीतियां? जो उसके हित में नहीं है, अर्थात सरकार की नीतियों को दबाव समूह अपने हित में बनवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करने का नहीं होता है। जैसे अपने राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, अकाली दल है ना। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल है हमारे देश में। उन दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त होता है, सत्ता यानी सरकार बनाना, शासन स्थापित करना, कि चुनाव जीते और शासन स्थापित करें। तो दबाव समूह का सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होता है। दबाव समूह सत्ता नहीं चाहते हैं, उसे सत्ता भी नहीं चाहते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी भी नहीं करना चाहते। दोनों ही बातें नहीं चाहते कि वो सत्ता में किसी प्रकार से भागीदार बने, तो भागीदारी भी नहीं बना चाहते हैं। दबाव समूह जो होते हैं वो केवल अपने समूह के हितों की चेष्टा रखते हैं कि उनके समूह के हित पूरे होने चाहिए। दबाव समूह का निर्माण कब होता है? दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब एक से पैसे नहीं, व्यवसाय, हित का मतलब स्वार्थ, एक से यानी समान पैसे यानी एक सा व्यवसाय हो, समान व्यवसाय हो, समान हित हो, उनके आकांक्षाएं समान हो, आकांक्षाएं यानी इच्छाएं समान हो, अथवा मत यानी विचार एक सा हो। तो एक से मत के अथवा एक से आकांक्षाओं के अथवा एक से हित के अथवा समान पैसे वाले जो लोग हैं वो जब संगठित होकर के अपने उद्देश्य क्या? समान पैसे का उद्देश्य है, समान हितों का उद्देश्य है, समान आकांक्षाओं का उद्देश्य, समान मतों विचार, हाँ, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। तो उस ऐसे समूह को दबाव समूह कहा जाता है। जैसे समान पैसे में व्यापार समूह, हम व्यापार मंडल का नाम सुनते हैं, व्यापार मंडल, ये व्यापारियों का समूह है। इसका मतलब इनका पैसा की व्यवसाय समान है, व्यापार है। ये समान पैसे वाले लोग एक समान उद्देश्य क्या इनके? कि व्यापार में इनको लाभ होना चाहिए। तो ये इनका उद्देश्य ये है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिनसे इनका व्यापार बढ़े और उनको लाभ मिले। सरकार की नीतियों से इनके लाभ में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने समान उद्देश्य, लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य जो है, व्यापार जो है आपके बिना बाधा के चलता रहे, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब एकजुट हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं और संगठित होकर के फिर सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते हैं या अपनी मांग रखते हैं, तो ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? दबाव समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? दबाव समूह कहा जाता है, हाँ ना। जो ऊपर हमने चर्चा की थी नेपाल और बोलिविया के बारे में, इनमें हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से भी हुआ था जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। जैसे बोलिविया का संघर्ष है, जन आंदोलन, जन संघर्ष, जल के लिए युद्ध, वो स्वतः स्फूर्त लोगों से हुआ था, तो वो कोई संगठन नहीं था। नेपाल में बात करें तो नेपाल में 7 दल मिले थे, माओवादी भी थे, तो कोई संगठन नहीं था। संगठन तो वो अलग अलग दल थे। अब 7 दल एक साथ आ रहे हैं तो वो कोई संगठन नहीं बना। तो ये जो आंदोलन थे
इन आंदोलनों में कोई संगठन नहीं था, इनको संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में जो मैंने अभी बता दिया हुए जो जन संघर्ष था, इसको लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा जाता है। पहले बताया था मैंने आपके नेपाल में लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष हुआ वो लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहलाता है। पहला आंदोलन कब हुआ था? 90 के दशक में। 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना के लिए नेपाल में पहला जन आंदोलन हुआ था और यह दूसरा आंदोलन था। हम अक्सर कई तरह के जो समूह होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनकी कार्यवाहियों को देखते हैं, लेकिन इन समूह की कार्यवाहियों के लिए हम जन आंदोलन शब्द का उपयोग करते हैं। कई ऐसे बहुत सारे समूह होते हैं जिनको हम कोई हित समूह या दबाव समूह नहीं कह सकते। ऐसे समूह को हम क्या करते हैं? आंदोलन के रूप में प्रकट करते हैं, आंदोलन के रूप में बताते हैं कि यह तो आंदोलन है। जैसे कौन कौन से? देखो आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर सरदार शहर बांध बनाया जा रहा था और उस बांध को बनाने का विरोध किया गया और उस बांध को बनाने वाले का विरोध करने वालों में आपके पर्यावरणवादी भी थे। पर्यावरणवादी या पर्यावरण से संबंधित जो संगठन है उस संगठन के सदस्य भी थे। विस्थापितों को जो हानि हो रही थी उनको बचाने वाले भी थे, किसान भी थे। तो अनेक प्रकार के जो समूह थे वो इसमें सम्मिलित थे। तो इस आंदोलन को क्या कहा गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा गया। ऐसे ही सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन हुआ तो सूचना का अधिकार आंदोलन कहा गया। महिला आंदोलन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नारीवादी आंदोलन कहा जाता है, महिला आंदोलन कहा जाता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण प्रेमियों द्वारा किए जाने वाले जो संघर्ष है पर्यावरण आंदोलन कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो है आपके जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए लोग संगठित होकर के आंदोलन करते हैं उसको उसी के आधार पर नाम दे दिया जाता है। इनको हम दबाव समूह नहीं कह सकते। नर्मदा बचाओ आंदोलन को हम दबाव समूह नहीं कह सकते क्योंकि उसमें संगठित जो लोग थे वो समान हित वाले नहीं थे, समान पैसे वाले नहीं थे, उनके उद्देश्य भी समान नहीं थे। किसी का उद्देश्य विस्थापितों को बचाना था, किसी का उद्देश्य जो आपके जो पर्यावरण है उसको बचाना था। हालांकि उनका सबका मूल उद्देश्य एक था, क्या? कि बांध नहीं बनना चाहिए। और इस आंदोलन ने विकास के नाम पर बनाए जाने वाले सभी बांधों का विरोध किया, जो केवल कहां से शुरू हुआ था? नर्मदा नदी के बचाव से, नर्मदा आंदोलन से शुरू हुआ था, सरदार सरोवर बांध के विरोध से शुरू हुआ था। तो दबाव समूह के समान आंदोलन में जो है आपके एक समानता होती है दबाव समूह और आंदोलन में, कि आंदोलन हो चाहे दबाव समूह हो, इसके लोग जो होते हैं भागीदार होते हैं इसमें, वो चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदार नहीं बनते, चुनावों के लिए राजनीति में सीधे नहीं जाते। जैसे दबाव समूह के लोगों का भी जो है सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होता, तो आंदोलन का उद्देश्य भी सत्ता प्राप्त करना नहीं होता। आंदोलन का उद्देश्य भी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करना होता है। लेकिन दबाव समूह और आंदोलन में देखा जाए तो दोनों में अंतर होता है। दबाव समूह और आंदोलन में अंतर होता है। आपको ये लिख लेना है। दबाव समूह की परिभाषा मैंने बताई दी यहाँ पर। अब आती है आपके हित समूह को बाद में बताऊंगा। पहले आपके दबाव समूह और आंदोलन में अंतर होता है। दबाव समूह और आंदोलन में अंतर होता है। यहाँ पर जगह थोड़ी कम है इसलिए आप देखेंगे दबाव समूह का इधर जो है आपके आंदोलन है। दबाव समूह में और आंदोलन में क्या अंतर होता है? दबाव समूह का संगठन मजबूत होता है। ये संगठन टूटता नहीं, हमेशा बना रहता है। अपने हित पूरे हो गए तो भी ये संगठन बना रहेगा। जैसे व्यापार मंडल हमेशा बना रहता है। जब भी सरकार की नीतियां व्यापारियों के विरुद्ध होती है, ये संगठन जो आपके संगठित होकर के सरकार का विरोध करने लग जाता है, और जब नीतियां अनुकूल रहती है तो ये शांत रहता है। ये व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए बना हुआ है। तो एक विशेष वर्ग के हितों के लिए व्यापारियों का है, शिक्षकों का है, आपके वकीलों का है, किसानों का है, ये सब हित समूह वो दबाव समूह है आपकी।
क्या है, दबाव समूह। इसमें जो आपके दबाव समूह है उसका क्या होता है, संगठन मजबूत होता है, तो आंदोलन का संगठन ढीला ढाला होता है, क्योंकि आंदोलन में अलग अलग वर्गों के अलग अलग समूह के लोग सम्मिलित होते हैं। आंदोलन में दबाव समूह के लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसका जो संगठन होता है ढीला ढाला होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग समूह सम्मिलित होते हैं। अगर दबाव समूह की बात करें तो दबाव समूह में जो फैसले होते हैं औपचारिक होते हैं कि ऐसा होना है तो ऐसा ही होगा। इसमें फैसले अनौपचारिक भी होते हैं। फैसले औपचारिक ढंग से नहीं लिए जाते हैं, अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं आंदोलन में। तीसरा अंतर है, दबाव समूह में सदस्यों की भागीदारी पर निर्भर करता है। दबाव समूह के सदस्य कितनी भागीदारी करेंगे उसमें, तो उनके सदस्य ही भागीदार बनकर के क्या करते हैं, दबाव समूह का संगठन करते हैं। एक ही व्यवसाय के सदस्यों की भागीदारी पर निर्भर करता है, जबकि आंदोलन जनता की स्वतःस्फूर्त भागीदारी पर निर्भर करता है। आंदोलन के लिए जनता स्वतःस्फूर्त होती है। हालांकि राजनीतिक संगठन क्या करते हैं, इसको नेतृत्व देते हैं या परिणाम तक पहुंचाते हैं आंदोलन को, लेकिन जनता इसमें स्वतःस्फूर्त होती है। और दबाव समूह में एक व्यवसाय के, एक पैसे के, जो एक समान हित के लोग संगठित होते हैं। तो यहाँ पर तो सदस्यों की भागीदारी है, किसी हित समूह है, पैसे वाले समूह के सदस्यों की भागीदारी है, लेकिन यहाँ पर जनता स्वतःस्फूर्त होती है। ये जो आपके दबाव समूह और आंदोलन में अंतर है। अब बात आती है आपके आगे वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। देखो एक बार अपना प्रकरण बदल देते हैं। अपने दबाव समूह वाले में तो मैंने आपको बता दिया। वर्ग विशेष के हित समूह है, वर्ग विशेष के हित समूह है। अगर वर्ग विशेष के हित समूह होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। और जन सामान्य के हित समूह है, और जन सामान्य के हित समूह होते हैं तो उसे हित समूह कहा जाता है, जन सामान्य के हित समूह। समूह ये अपना अगला बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो हित समूह समान अमूमन यानी कमोबेश हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहता है। अभी बताया था समाज के किसी खास हिस्से, खास हिस्सा कौन सा, जो समान हित वाला है, जो समान पैसे वाला है, समान जो आपके व्यवसाय वाला है, समान जो आपके उद्देश्यों वाला है ना। ऐसे जो वर्ग होते हैं उनके हितों को बढ़ावा देना चाहता है हित समूह। जैसे आपके मजदूर संगठन मजदूरों का हितों को बढ़ावा देना चाहता है, व्यवसायिक संघ व्यवसायिक जो व्यापारी व्यवसायी होते हैं उनके हितों को, पेशेवरों का संगठन पेशेवरों में आपके नौकरी करने वाले लोग आते हैं, जैसे वकील है, डॉक्टर है, शिक्षक है, ये संघ है ना। इनके निकाय आपके इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण है ना। पेशेवरों का कौन सा उदाहरण हो गया, पेशेवर हित समूह का उदाहरण हो गया आपके डॉक्टर, वकील और शिक्षक है। और मजदूर संगठन है, व्यवसायिक संघ है, पैसे, ये जो है आपके वो क्या हो गए, आपके हित समूह हो गए। ये क्या हो गए, हित समूह हो गए। तो ये जब हित समूह क्या होता है कि वर्ग विशेष का होता है तो उसे हमें दबाव समूह या हित समूह कहते हैं। लेकिन ये हित समूह दो प्रकार के होते हैं। एक हित समूह तो क्या होता है, एक वर्ग विशेष का होता है, दूसरा होता है जन सामान्य का हित समूह होता है। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा ये आता है हित समूह की, वो जन सामान्य के हित समूह की बताइए, दबाव समूह के ऊपर बताई दी। दबाव समूह और हित समूह में कोई अंतर नहीं होता ज्यादा। तो देखो आपके दबाव, ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं। जो एक आपके वर्ग विशेष का हित समूह है, हित समूह को दबाव समूह भी कहते हैं, समान है दबाव समूह और हित समूह। तो ये क्या होते हैं, वर्ग विशेष होते हैं। ये वर्ग विशेष के होते हैं, क्यों, क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके का वो होता वर्ग, उसके हितों को लेकर के चलते हैं। उदाहरण के लिए मजदूरों का हित लेकर के चलने वाला, कर्मचारियों का हित लेकर के चलने वाला, व्यवसायियों का हित लेकर के चलने वाला, उद्योगपति है, धर्म विशेष है ना। तो
या फिर जो है आपके किसी खास जाति से संबंधित हितों की बात को लेकर के चलने वाला है, अथवा किसी खास जाति का प्रतिनिधित्व करने वाला है। ऐसे जो समूह होते हैं, ऐसे हित समूह का मुख्य जो सरोकार होता है वो पूरे समाज से नहीं होता। वर्ग विशेष के हित समूह का जो संबंध होता है वो पूरे समाज से नहीं होता, बल्कि किससे होता है? उस वर्ग विशेष से होता है। अगर वो मजदूरों का हित समूह है तो मजदूरों के हितों से ही उसका संबंध है, किसानों से उसका कोई मतलब नहीं है। कर्मचारियों का हित समूह है तो कर्मचारियों से उसका ताल्लुकात है। अगर व्यवसायियों का है तो व्यवसायों के हितों की ही रक्षा करेगा ये हित समूह है, बाकी दूसरे समूह से उसको कोई मतलब नहीं है। दूसरे वर्गों के हितों को हानि होती है कि नहीं होती है, ये उनके बारे में नहीं सोचेगा। तो इस प्रकार जो आपके एक वर्ग विशेष का जो हित समूह होता है वो अपने वर्ग विशेष के हितों से ही संबंध रखता है, सरोकार रखता है, पूरे समाज से उसका कोई सरोकार नहीं रखता। ये अपने सदस्यों की ही बेहतरी और कल्याण की बात करता है। जैसे अभी बताया मैंने मजदूरों का हित समूह, तो वो मजदूरों के हितों की काम करेगा। किसान हित समूह किसानों के हित और कल्याण के ही बारे में सोचेगा, उनके हित में काम करेगा। लेकिन कुछ हित समूह ऐसे होते हैं, कुछ हित समूह ऐसे होते हैं जिन्हें हम जन सामान्य के हित समूह कहते हैं। कुछ हित समूह ऐसे होते हैं जो एक तबके का प्रतिनिधित्व नहीं करते, एक तबके के हितों की नहीं सोचते। ये संगठन जो है आपके सर्व सामान्य के हितों की नुमाइंदगी करते हैं, सर्व सामान्य के हितों का नुमाइंदगी करने वाला नेतृत्व करते हैं, सर्व सामान्य के हितों की रक्षा करते हैं। ऐसे संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहते हैं, चाहे उससे उनके सदस्यों को लाभ हो या नहीं हो, लेकिन समाज को लाभ होना चाहिए। कुछ संगठन ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, सर्व सामान्य के हितों को ध्यान में रख करके काम करते हैं। ये सर्व सामान्य के हितों को जरूरी मानते हैं, उनकी रक्षा को जरूरी मानते हैं। इन्हें जो संगठन है, इन संगठन के सदस्यों के को कोई लाभ मिले या नहीं मिले, लेकिन जिससे सर्व सामान्य के हितों के लिए ये संगठन कार्य कर रहा है उसके हित पूरे होने चाहिए। तो सर्व सामान्य के उद्देश्यों को प्राप्त करना ये संगठन चाहता है। ऐसे संगठनों को हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक हित समूह कहते हैं, जन सामान्य के हित समूह कहते हैं। ये जन सामान्य के हित समूह है। ऐसे संगठन जो समाज के किसी एक तबके के ही हितों का प्रतिनिधित्व न करके सर्व सामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं, जिनकी रक्षा जरूरी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जन सामान्य हित समूह कहते हैं। जन सामान्य के हित समूह कहते हैं। यहाँ जरूर जोड़ना, आप जन सामान्य हितों के हित समूह कहते हैं। जैसे बोलिया का फेडेकोर संगठन था जो जल युद्ध में नेतृत्व कर रहा था। इससे फेडेकोर के सदस्यों को लाभ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जन सामान्य को लाभ मिलना चाहिए। अर्थात बोलिविया के जो लोग थे, कोचबम्बा शहर के जो लोग थे, उनकी जल संबंधी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इस उद्देश्य से यह सम्मिलित हुआ था उस बोलिविया के जल आंदोलन में। तो आपके कुछ हित समूह ऐसे होते हैं जिन्हें जन सामान्य के हित समूह कहते हैं। वो अपने हितों के लिए नहीं बल्कि जन सामान्य के हितों के लिए कार्य करते हैं। नेपाल के मामले में देखा जाए तो वहाँ मानवाधिकारों के जो संगठन थे, उन्होंने भी जो है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो जन संघर्ष हुआ उसमें मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। उनको कोई लाभ नहीं लेना था वहाँ से, लेकिन वो जन सामान्य के हितों के लिए थे। जन सामान्य के हितों के लिए वो लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 की जो किताब है उसमें भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। इन दूसरे किस्म के जो संगठन है ये जन सामान्य के हित समूह है। ये दूसरे किस्म के जो संगठन है उनको जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहा जाता है। जन सामान्य के हित समूह भी कहते हैं और लोक कल्याणकारी हित समूह भी कहते हैं।
दोनों नामों से काम थे, जन कल्याणकारी हित समूह या लोक कल्याणकारी हित समूह भी कहा जाता है। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय, किसी खास का मतलब किसी अपने हित के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सभी का हित समाहित हो। जैसे नेपाल में संपूर्ण जनता का हित लोकतंत्र में था, तो संपूर्ण जनता के हित के लिए जो है आपके पर्यावरणवादी थे, मानवाधिकारवादी थे, उन्होंने क्या किया, आंदोलन में भागीदारी निभाई, आंदोलन का समर्थन किया। तो ऐसे जो जन समूह आपके हित समूह होते हैं, जन सामान्य के हित समूह होते हैं, इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि कहीं और की जो मदद करना होता है। अपने सदस्यों की मदद के लिए नहीं होते बल्कि एक दूसरे लोगों की मदद के लिए होते हैं। ये हित समूह आपके वर्ग विशेष के हित समूह होते हैं। ये तो क्या करते हैं, अपने ही वर्ग के हित सदस्यों के हितों के लिए होते हैं, अपने ही वर्ग के सदस्यों की मदद करने के लिए बनते हैं। जबकि जन सामान्य के जो हित समूह होते हैं वो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए नहीं बनते बल्कि दूसरे लोगों के हितों की सुरक्षा करना होता है। जो मैंने अभी बताया बोलविया का फेडेकोर, इसका उद्देश्य जो गरीब है, पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के हितों की रक्षा करना है। अपने वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है। मिसाल के लिए हमें बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूह का नाम ले सकते हैं। अब बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाला समूह क्या कहलाएगा, आपके जन सामान्य का हित समूह कहलाएगा, क्योंकि इस बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूह में जो सदस्य थे वो बंधुआ मजदूर नहीं थे बल्कि और ही लोग थे। बंधुआ मजदूरों को तो बेचारों को आंदोलन करने के लिए अवसर कहाँ दिया जाता है, वो तो जिस व्यक्ति के बंधुआ है उसी के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन समाज के तो दूसरे स्वतंत्र लोग थे, उन स्वतंत्र लोगों ने उन बंधुआ मजदूरों के हितों के लिए क्या किया, आंदोलन शुरू किया, संघर्ष शुरू किया। तो ये बंधुआ जो मजदूरी है उसके बोझ के तले पिस रहे जो लोग थे उनके लिए लड़ते रहे। कुछ मामलों में संभव है कि जिन सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो समूह होते हैं ऐसे उद्देश्यों को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकी के साथ साथ उन्हें भी फायदा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जन सामान्य के हित समूह वाले जो सदस्य हैं या हित समूह है, ये समूह क्या करता है, समाज के हितों के लिए संघर्ष कर रहा है, समाज के हितों के को पूरा करने के लिए आगे आ रहा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इस समूह के सदस्यों को भी फायदा हो जाता है। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर एक आपके बामसेफ, कौन सा संगठन है, बामसेफ संगठन है, ये उतार लेने आपको बाजू है ना, बामसेफ संगठन है आपका एक, बामसेफ फुल फॉर्म इसकी पूरा नाम आपके बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लाइज फेडरेशन ये पूरा नाम है इसका, इसको लिख लेना। बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लाइज फेडरेशन, ये पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा के लिए बना हुआ है। ये सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है, सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो पिछड़ी जातियों के साथ जो जातिगत भेदभाव होते हैं उनके खिलाफ यह अभियान चलाता है। तो इस प्रकार ये केवल जो आपके सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इस संगठन के सदस्य नहीं है लेकिन पिछड़ी हुई जातियां हैं। पिछड़ी हुई जातियां किस में आ गया, जन सामान्य में आ गया।
उनके हितों की रक्षा के लिए उनसे भेदभाव हो रहा है, उसके खिलाफ भी अभियान चलाता है। ये संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार जो लोग हैं, जातिगत भेदभाव के शिकार जो सदस्य हैं, उनकी समस्याओं को भी देखता है। लेकिन इसका जो संबंध है, मुख्य जो सरोकार है, वो सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। किसका? वामसेन का। सरोकार क्या है? सामाजिक न्याय की स्थापना करना और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता की स्थापना करना। तो सामाजिक न्याय की स्थापना पूरे समाज के लिए जो है आपके सामाजिक न्याय की स्थापना करना, है सामाजिक समानता की स्थापना करना, ये जो है आपके इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये क्या करता है? कार्य करता है वामसेन। तो ये एक जन सामान्य का इशू है। कई बार क्योंकि इसमें भी पिछड़ी जाति के लोग ही है, तो पिछड़ी जातियों को कोई राहत दी जाती है, पिछड़ी जातियों के हितों के लिए सरकार को काम करती है, तो इसके सदस्यों को भी क्या होती है? लाभ मिल जाता है। और कई बार इसके सदस्यों को लाभ नहीं होता, लेकिन जातिगत जो भेदभाव होते हैं, तो जाति के जिस जाति के या जिस समूह के जिस परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हुआ, उनको जो है आपके भेदभाव से छुटकारा दिलाने में या उनके हितों की रक्षा करने में संगठन क्या करता है? सहायता करता है। अब देखिए आपके कि अगर जमीन की बात करें, अधिकारों की बात करें, तो जमीन के अधिकार को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ पश्चिमी जावा में। जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में। जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में ऐसे किसान जो भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, वो किसान भूमि की चाहते थे। क्या चाहते थे? भूमि चाहते थे। और सन 2004 में एक दिन 2004 में एक दिन जो है आपके पश्चिमी जावा के जो किसान है, संख्या कितनी थी? लगभग 15,000, जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन खेती करते हैं। ऐसे भूमिहीन किसान अपने परिवारों को लेकर के इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गए। कहां पहुंच गए? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। किसके लिए? भूमि सुधार कानून लागू करने के लिए, भूमि सुधार की मांग करने के लिए। किसान परिवार से गए, अर्थात ये जो आंदोलन हुआ किसानों का, उसमें बच्चे भी थे, स्त्रियां भी थी और पुरुष भी थे। इन किसानों का कहना था क्या? कि हमें अपने फार्म वापस लौटाएं। तो ये किसान क्यों गए थे जकार्ता? भूमि सुधार की मांग करने के लिए। और ये चाहते थे कि जिस क्षेत्र पर ये भूमि कृषि करते हैं, जिन जिन फार्मों में अर्थात खेतों में ये खेती करते हैं, वो खेत इन्हें लौटाए जाए। वे विश्व व्यापार संगठन और उसके विध्वंस जो नियम कानून थे उनका भी विरोध कर रहे थे, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के जो नियम कानून थे वो इन भूमिहीन किसानों की हितों के विरुद्ध थे। और हितों के विरुद्ध होने के कारण ये किसान क्या कर रहे थे? इस विश्व व्यापार संगठन का ही विरोध कर रहे थे। विश्व व्यापार संगठन के जो नियम है उन नियमों के साथ साथ इस संगठन का ही विरोध कर रहे थे। और वो मांग कर रहे थे कि उन्हें अपने फार्म वापस मिलने चाहिए। फार्म अर्थात उन्हें अपने खेत मिलने चाहिए। तो खेत लौटाने की मांग जो है ये आपके जावा के जो किसान है वो अपनी सरकार से कर रहे थे, इंडोनेशिया की सरकार से कर रहे थे। वे विश्व व्यापार संगठन के जो नियम है, कानून है, उनका विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का नारा था जावा में, जो प्रदर्शन के जो किसान थे जकार्ता पहुंच करके इन्होंने जो नारे लगाए, वो नारे क्या थे? जमीन नहीं तो वोट नहीं। कि अगर हमारे को जमीन नहीं मिलेगी तो हम इन राजनेताओं को वोट नहीं देंगे। और उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने थे। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने थे। तो इन किसानों ने कहा कि अगर जो भी उम्मीदवार भूमि सुधार कानून का पक्ष नहीं लेगा उसे हम वोट नहीं देंगे। इसका मतलब सभी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी हो गया कि वो क्या करें? भूमि सुधार कानून का समर्थन करें, अन्यथा ये किसान उन्हें वोट नहीं देंगे।
वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो इस प्रकार ये जो जावा के किसानों का आंदोलन था भूमि सुधार के लिए, ये स्वतःस्फूर्त कानून था, वो स्वतःस्फूर्त आंदोलन था, कानून के आंदोलन था जो स्वतःस्फूर्त हुआ था और सबके हितों के लिए हुआ था। तो इसे हम हित समूह नहीं कह सकते, इसे हम आंदोलन कहेंगे। अब देखो आपके अगला जो बिंदु है आपके वो है आंदोलनकारी समूह है। आंदोलनकारी समूह है, थोड़ा सा इसमें से ले लेते हैं अपन। अभी अपना 2-4-5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, 5 मिनट में जितना होता है वो पढ़ लेते हैं। इसमें से आंदोलनकारी समूह है। देखो, दबाव समूह के समान ही किसी आंदोलन में कई तरह के समूह क्या करते हैं आपके शामिल रहते हैं। दबाव समूह में तो एक से पैसे, एक से व्यवसाय, एक से हित वाले जो लोग होते हैं वो भागीदार बनते हैं। लेकिन आंदोलन में तो अभी बताया मैंने कि कई प्रकार के जो समूह होते हैं भागीदार होते हैं। ऊपर कुछ उदाहरण आपके दिए गए हैं जिससे इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। उदाहरण कौन से? नेपाल का देखा आपने, बोलिविया का देखा आपने, अभी मैंने आपके जावा के किसानों का जो आंदोलन है वो बताया। तो इनकी एक विशेषता की ओर हमें संकेत मिलता है। कौन सी विशेषता की ओर संकेत मिलता है? कि अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। उनके बहुत से मुद्दे नहीं होते हैं, कोई एक मुद्दा होता है। जैसे नेपाल के आंदोलन का मुद्दा क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना। बोलिविया के आंदोलन का मुद्दा क्या था? जल की जो आपूर्ति थी वो नगरपालिका द्वारा ही होनी चाहिए, पूर्ववर्ती स्थिति में होनी चाहिए। और जावा के जो किसानों का आंदोलन है उनका जो उद्देश्य है वो भूमि सुधार है। तो कोई ना कोई एक उद्देश्य लेकर के ही आंदोलन शुरू होते हैं। एक उद्देश्य पर, एक मुद्दे पर जो है ये केंद्रित होते हैं। इनका एक ही मुद्दा होता है। जावा के किसानों का जैसे बताया मैंने आपके भूमि सुधार मुद्दा है। ऐसे आंदोलन सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। अब इनकी समय सीमा भी सीमित होती है, वो एक समय सीमा में चाहते हैं। हालांकि कई बार क्या होता है, अगर मुद्दा पूर्ण नहीं होता है, उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है उस मुद्दे पर, तो आंदोलन लंबा भी चल जाता है। लेकिन वो आंदोलन होता है उसका जो समय सीमा होती है वो सीमित होती है। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, कुछ क्षेत्रों में ज्यादा क्षेत्रों में होते हैं, तो कुछ और उनका जो लक्ष्य होता है वो भी व्यापक होता है। तो आंदोलन दोनों प्रकार के हो गए। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौमिक होते हैं तो कुछ आंदोलन सीमित सार्वभौमिक होते हैं, सीमित क्षेत्र के होते हैं। कुछ से व्यापक लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, कुछ का व्यापक सीमित होता है। कुछ आंदोलनों का लक्ष्य क्या होता है? सीमित होता है। कुछ आंदोलन बड़ी लंबी अवधि जो मैंने बताया तक चलते रहते हैं। कुछ आंदोलन या ज्यादातर आंदोलन बहुत ही छोटी अवधि में क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। नेपाल में मुख्य लोकतंत्र के लिए आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य क्या था? राजा की शक्तियों को वापस लेकर के जनता की देना। अर्थात यूं कह सकते हैं कि राजा ने जो आदेश दिए थे, जिन आदेशों के तहत संसद को भंग कर दिया गया, निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर दिया गया, उन आदेशों को वापस लेने के लिए राजा को बाध्य करना, ये नेपाल के आंदोलन का मुद्दा था। और इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था, क्योंकि राजा ने संसद को भंग कर दिया, निर्वाचित सरकार को जो है आपके अपदस्थ कर दिया, तो इसका मतलब लोकतंत्र समाप्त हो गया। तो राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। जनता क्या चाहती थी? इस आदेश को वापस राजा ले और लोकतंत्र की बहाली करे। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन अभी चला, बताया था मैंने आपके, दक्षिणी भारत का आंदोलन था ये। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था इसका विरोध करने के लिए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ऐसे आंदोलन का उदाहरण है भारत में। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हो रहे थे। विस्थापित नहीं, जब बांध बनाया जा रहा है तो पानी पीछे रुकेगा तो वो क्या करेगा? आसपास के क्षेत्र में भरेगा। तो जो जो क्षेत्र पानी भराव में आ रहा है, जिन जिन क्षेत्रों में पानी भरने वाला है,
उन क्षेत्र के किसानों को या वहाँ पर रहने वाले लोगों को वहाँ से हटना पड़ेगा, और वो हट करके कहीं दूसरी जगह जाकर के रहो। तो ऐसे लोगों को विस्थापित करते हैं, जो एक स्थान से हटना पड़ता है उनको क्या कहा जाता है? विस्थापित कहा जाता है। तो जो लोग वहां से सरदार सरोवर बांध बनने से जिन क्षेत्रों में पानी भरेगा उन क्षेत्रों के लोगों को हटना पड़ेगा, उन लोगों के हितों के लिए जो है ये आंदोलन हो रहा था। यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर के हुआ था कि इन लोगों को हटना नहीं पड़े, बांध नहीं बनाया जाए ताकि ये लोग विस्थापित नहीं हो। तो उन विस्थापित होने वाले लोगों को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था, क्योंकि बांध बनता है तब तो उनको जो बराव क्षेत्र में आ रहे हैं, पानी के बढ़ने वाले क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको विस्थापित होना पड़ रहा है। तो इस आंदोलन का एक उद्देश्य था क्या? कि बांध को बनने से रोका जाए। धीरे धीरे इस आंदोलन ने क्या किया? व्यापक रूप धारण कर लिया, और ये आंदोलन है उन सभी बड़े बांधों का विरोध करने लग गया जो विकास के नाम पर बनाए जा रहे थे या विकास के मॉडल के नाम पर आधारित थे, उन पर इसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ऐसे आंदोलन में नेतृत्व का बड़ा स्पष्ट, ऐसे जो आंदोलन होते हैं उनमें नेतृत्व क्या होता है? बड़ा स्पष्ट होता है। नेतृत्व है नहीं, नेतृत्व करने वाला, नेतृत्व करने वाले संगठन या समूह स्पष्ट होते हैं, उनका संगठन भी होता है नेतृत्वकर्ताओं का। लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही क्या होते हैं? सक्रिय रह पाते हैं, फिर ये आंदोलन क्या हो जाते हैं? धीमे पड़े जाते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भी ऐसा ही था, जिसने नर्मदा नदी से विस्थापित होने वाले जो लोग थे उनके हितों की रक्षा के लिए बांध का विरोध किया। बाद में इस आंदोलन ने उन सभी आंदोलनों के मॉडल का विरोध किया जो विकास के नाम पर बनाए जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे फिर ये आंदोलन क्या हो गया? धीमा पड़ गया। यह था आपके किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने या एक उद्देश्य को लेकर के होने वाला आंदोलन है। आपके आंदोलनकारी समूह में काफी लंबा रह गया, अभी शेष बहुत कुछ बताना रह गया है, इसलिए इसको अगला जो आपका कालांश होगा उसमें चर्चा करेंगे इसके बारे में।